इंडिया में 1757 के आसपास यहाँ पे शुरू हुआ था मॉडर्न पीरियड। अब हम थोड़ा सा इसमें और समझेंगे कि मॉडर्न पीरियड की विशेषताएं क्या हैं। जैसे इसकी विशेषताएं क्या है, कैसे हम समझेंगे कि इसे मॉडर्न पीरियड कहते हैं। जैसे किसी भी कंट्री में मॉडर्न पीरियड तब माना जाता है जब वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का विकास होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन माने चलिए, तो मॉडर्न पीरियड की पहचान कैसे करते हैं। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन माने होता है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रीज का एस्टैब्लिशमेंट होना, कल कारखाने का स्थापित होना, तब हम मानते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं। सेकेंड में आता है ट्रांसपोर्ट का विकसित होना। यदि ट्रांसपोर्ट सही से रहेंगे तभी तो हम अपने गुड्स को अलग कंट्री में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, अपने कंट्री में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड क्या है, कम्युनिकेशंस का होना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी देश को मॉडर्निज्म करने के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन यदि अच्छा रहेगा तभी तो हम अपने मैसेज को दूसरे को डिलीवर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ये मॉडर्निज्म चला उस समय। अब हम लेक्चर 2 की बात करेंगे। लेक्चर 2 में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मॉडर्नाइजेशंस एंड कॉलोनाइजेशंस। सेकेंड क्या है, इंडिया बिकम्स अ कॉलोनी। थर्ड में है सोर्स मटेरियल एंड फोर्थ में है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। फिफ्थ में है सर्वेस एंड नेक्स्ट में है, ये सब हम सीखेंगे। वन पॉइंट हम लोग इसके बारे में समझेंगे। पहला क्या है, मॉडर्नाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन। इसका माने क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन माने होता है आधुनिकरण एंड कॉलोनाइजेशन माने होता है उपनिवेशीकरण। अब हम समझेंगे कि मॉडर्न इंडिया में मॉडर्नाइजेशन शुरू कैसे हुआ। जैसा कि मैंने उस पिछले की वीडियो में बताया था कि मॉडर्न एज में क्या क्या चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, कैसे हम कर सकते हैं कि मॉडर्न है। लेकिन उस मॉडर्न एज को मॉडर्नाइजेशन कैसे किया गया, आधुनिकरण कैसे किया गया, क्योंकि जब किसी चीज़ की, किसी भी कंट्री को जब वह अपने आप को डेवलपमेंट कहेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, सोर्स ऑफ मटेरियल्स चाहिए, रॉ मटेरियल्स। उस रॉ मटेरियल्स को वे लोग क्या करेंगे, अपने यहाँ लेकर आएंगे और अपने इंडस्ट्रीज में उसको मैन्युफैक्चर करेंगे और फिर जाकर अपने कंट्री के साथ साथ दूसरे कंट्री में उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, मॉडर्नाइजेशन है। और सेकेंड क्या है, कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशीकरण। उपनिवेशीकरण क्या है, जब हम कोई भी चीज़ किसी भी कंट्री को वहाँ के सोर्स मटेरियल्स को जब हम उससे लेंगे तब क्या होगा कि वो चीज़ें वहाँ पर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उसको कैप्चरिंग करना शुरू कर देंगे। वहाँ के रॉ मटेरियल्स को, वहाँ के हर्ब्स को, वहाँ के गुड्स को हम क्या करेंगे, अपने कंट्री में इस्टेब्लिशमेंट उसको करना शुरू कर देंगे, लाना मंगाना शुरू कर देंगे। इस तरह से ये क्या होता है, शुरू होता है उपनिवेशीकरण। उपनिवेशीकरण में क्या है, देखिए जैसे उपनिवेशीकरण जब शुरू होता है तो इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है और धीरे धीरे हम क्या होते हैं, दूसरे कंट्री का उपनिवेश बन जाते हैं। और जब हम दूसरे कंट्री का उपनिवेश बन जाते हैं तब वहाँ क्या होते हैं, वहाँ पे शुरू होता है पॉवर्टी, वहाँ पे शुरू होता है डिस्क्रिमिनेशंस। क्योंकि जब कोई कंट्री किसी कंट्री को अपना उपनिवेश बना लेता है तब क्या होता है, वहाँ का इंडिपेंडेंस खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल ग्रुप में क्या है, इंडिया ब्रिटिश का क्या था, उपनिवेश बना। पहले वे यहाँ पर आए थे ट्रेड करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे इंडिया को उन्होंने अपना उपनिवेश बना लिया। और उपनिवेश बनाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर इंडिया का इंडिपेंडेंस पूरी तरह से खत्म हो गया और चला गया था ब्रिटिश के हाथ में। तो इस तरह से हम समझेंगे कि यह उपनिवेशीकरण है। नेक्स्ट क्या है, इंडिया बिकम्स अ कॉलोनी। ये वेरी इंटरेस्टिंग क्या इसमें है कि हम इसमें पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि इंडिया कैसे कॉलोनी बना, कैसे उपनिवेश बना। इसमें एक स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे, क्योंकि हमारे भारत में जब ब्रिटिश 1600 ईस्वी में आए थे, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश हमारे भारत में आए तो जहांगीर नाम का एक राजा थे,
जहांगीर से क्या किया, उन्होंने लाइसेंस प्राप्त किया। लाइसेंस जब 1600 ईस्वी में ये यहाँ पर आया, मिल गया जहांगीर से सर टॉमस लू को, तब क्या हुआ, 1600 ईस्वी से लेकर 1707 तक इन्होंने व्यापार किया, ट्रेड किया। मतलब वहाँ से सोना लेकर आते थे और इंडिया से सामान खरीदते थे, मसाले खरीदते थे, कपड़े खरीदते थे किलो के हिसाब से। तो यहाँ वहाँ से अपने देश से सोना लेकर आए और यहाँ से सामान लेकर अपने देश में चले। ये सिलसिला करीबन 100 साल तक चलता रहा, इससे भी ज़्यादा। लेकिन यूरोपियंस जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वे सोचे कि यह सिलसिला यदि कब तक चलेगा, यदि ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा, एक दिन हमारा देश दिवालिया हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ तकरीबें सोची कि हम किस तरह से पैसे को लाना बंद करें, अपने देश से सोना लाना बंद करें और वहाँ से फ्री आए और यहाँ से सामान लेकर जाए। तब क्या हुआ, वे 1600 से लेकर 1707 तक क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर व्यापार करते रहे, सोना के माध्यम से सोना लेकर आते और यहाँ सामान लेकर जाते। लेकिन जब यहाँ पर वे लोग आए तो 100 साल में इन्होंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा, व्यापार ही नहीं, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम को भी सीखा, यहाँ के एजुकेशन को भी देखा, यहाँ के इकोनॉमिकल सिस्टम को भी देखा, यहाँ के कल्चर्स को देखा, यहाँ के रिलीजियंस को भी इन्होंने देखा। इस तरह से उनके माइंड में था कि हमें इंडिया को गुलाम बनाए, ऐसा चीज़ व्यवस्था करें जो हमें फ्री यहाँ से मिले बिना किसी प्रॉब्लम्स के। तब 1707 में क्या हुआ था, औरंगजेब उस समय हमारा भारत में मुगल्स थे, मुगल्स का जो अंतिम जो पावरफुल था वो था औरंगजेब। औरंगजेब के बाद 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब के उत्तराधिकारी जो थे वो क्या था, सही तरह से मुगल एम्पायर को नहीं स्टैब्लिश कर पाए, जिसके कारण वह खत्म हो गए। और इसी खत्म होते जैसे औरंगजेब खत्म हुआ, जो लोकल्स राजा थे पूरे भारत में, वह अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। वो कहे कि आज से हम मुगल्स की सत्ता को नहीं मानेंगे, जिसके कारण अलग अलग राज्यों में इंडिपेंडेंस शुरू हो गया। इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने क्या उठाया, अंग्रेजों ने सोचा कि एक तरफ मुगल्स हैं और एक तरफ लोकल्स राजा है, इन दोनों के बीच हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाएंगे। क्योंकि उनका मानना था कि जब दो आपस में युद्ध करेंगे तो एक तो कोई जीतेगा, जिसके कारण क्या हुआ था कि इसने यहाँ पर युद्ध किए, जीता। लेकिन अब क्या हुआ, 1717 में बंगाल का जो राजा था, बंगाल का जो नवाब था, उसका नाम था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को लाइसेंस दिया था फ्री ट्रेड करने के लिए। क्या नाम था, फ्री ट्रेड, उसका नाम था फ्री ट्रेड। माने फ्री ट्रेड के माध्यम से आप बंगाल में राज कीजिए, व्यापार कीजिए, लेकिन बिना कोई टैक्स के। फर्रुखसियर ने लाइसेंस दे दिया अंग्रेजों को। अंग्रेज वही लाइसेंस लेकर क्या करते थे, लाइसेंस लेकर अपना क्या करते, व्यापार करते हैं, इसी लाइसेंस के माध्यम से व्यापार करते हैं। लेकिन व्यापार करते करते जब बंगाल का नवाब दूसरा नवाब बना सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब जब सिराजुद्दौला बना तो उसने इस लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। उसने कहा कि ब्रिटिश से कि आपको यदि बंगाल में व्यापार करना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपके इस लाइसेंस को कैंसिल करता हूँ। तो ब्रिटिशों को, मतलब अंग्रेजों को, ये इनका इस व्यवहार उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपको इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आपसे पहले फर्रुखसियर ने मुझे लाइसेंस दिया था 1717 में बंगाल में फ्री ट्रेड व्यापार करने के लिए, और ये देखिए लाइसेंस है। तो फर्रुखसियर ने सिराजुद्दौला ने कहा कि जब वो थे तब थे, लेकिन अब मैं हूँ, अब क्या करना है आपको, यदि बंगाल में व्यापार करना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसी को लेकर सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच क्या होने लगा, मतभेद होने लगा। मतभेद इतना तक बढ़ गया कि युद्ध में कन्वर्ट होने वाला था। और ये युद्ध में कन्वर्ट होना था, उस युद्ध का नाम क्या था, 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध क्या है, इस प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था, इस प्लासी के युद्ध में जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और अंग्रेज राजा जो थे क्लाइव यहाँ पर थे, वे युद्ध के कगार पर चले आए। युद्ध शुरू होने वाला था,
लेकिन जो क्लाइव था वह सोचा कि किस तरह से मेरे पास तो ज़्यादा आर्मी नहीं है, तो किस तरह से हम अपनी नीतियाँ अपनाएं कि यह युद्ध हम जीतें। तो क्लाइव ने अपने गुप्तचर को बोला कि जाकर सिराजुद्दौला के आर्मी में पता लगा के आओ, ऐसा कोई व्यक्ति है जो मेरा साथ दे। तो मीर जाफर नाम का एक व्यक्ति था जो कमांडर इन चीफ था, सैनिक डिपार्टमेंट का हेड था, लेकिन मीर जाफर को भी सत्ता का लालची था, उसे भी बंगाल का राजा बनना था। लेकिन बनता कैसे, क्योंकि सिराजुद्दौला बहुत ही कड़क इंसान थे, देशभक्त थे, तो उसके मन में कहीं न कहीं यह सत्ता का लालची था कि मुझे भी बंगाल का राजा बनना है। उसका साथ मिला अंग्रेजों का। उसने युद्ध के एक दिन पहले ही क्या हुआ, एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट की अंग्रेजों ने कहा कि आपको बंगाल का राजा बनना है तो आप मेरा साथ दो, युद्ध में युद्ध जब होगा तो आप अपने आर्मी को सरेंडर करवा दीजिएगा, जिसके कारण क्या होगा, हम जीत जाएंगे और सिराजुद्दौला मारा जाएगा तो क्या बनेगा, वो बंगाल का नवाब, मैं आपको मीर जाफर बना दूंगा। बात बराबर। यह बात जब इन दोनों में एग्रीमेंट हो गया तब क्या हुआ, तब ये हुआ सुबह जब युद्ध की शुरुआत हुई तो मीर जाफर ने अपने सारे आर्मी को सरेंडर कर दिया, जिसके कारण सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उसे मार डाला। जब सिराजुद्दौला मारा गया तो बंगाल का नवाब कौन बना दिया गया, मीर जाफर को। मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बन गया तब क्या हुआ, अंग्रेजों ने उससे अपना पैसा लेने लगे। इसी तरह से मीर कासिम भी आया, उसके साथ भी ऐसा हुआ और अंत में मीर जाफर को मार दिया अंग्रेजों ने और सत्ता दूसरे को दे दिया। अंग्रेजों का मकसद था भारत में अपनी नीतियों को फैलाना, व्यापार करना, यहाँ की सत्ता को अपने कब्जे में नहीं करना। इस तरह से क्या हुआ, प्लासी युद्ध लड़ा गया। इस प्लासी युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। इसके बाद ठीक 1764 ईस्वी में लड़ा गया था बक्सर की युद्ध। बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था, अंग्रेज जीत गए, जिससे क्या हुआ, अंग्रेज जीतने के बाद बक्सर के युद्ध ने बंगाल को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया। और ठीक एक साल बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसे आज हम कहते हैं प्रयागराज, इसका मॉडर्न नाम अभी हो गया चेंज होकर। लेकिन उस समय उस इलाहाबाद संधि जब हुई थी तो इलाहाबाद संधि हुई थी किसके बीच, तीन राजाओं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीन राजा क्या कर रहे थे, मिलकर अंग्रेजों से युद्ध कर रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ था, तीनों राजा हार गए थे और अंग्रेजों ने संधि करवाई। संधि क्या करवाया, बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का, जिसमें बोले दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, जिसमें इस संधि के माध्यम से क्या हुआ, पूरी तरह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा अंग्रेजों कंट्रोल में आ गया। और इसके माध्यम से हम देखेंगे कि इंडिया कॉलोनी बना। मतलब ये कि बंगाल पहला राज्य था। इसके बाद उन्होंने डिवाइड एंड रूल के माध्यम से यही नीतियां अपनाकर उन्होंने बंगाल को फिर धीरे धीरे अलग स्टेट्स को कॉलोनी बनाते बनाते एक दिन क्या किया, पूरे इंडिया को उन्होंने अपना कॉलोनी बना लिया। ठीक, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं, ये तो आपका पॉइंट ये नंबर 1 मॉडर्नाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। एंड इंडिया बिकम्स अ कॉलोनी, किस तरह से इंडिया कॉलोनी बना समझ में आ गया, कैसे कैसे सब देखिए। अभी बात करते हैं सोर्स मटेरियल। मॉडर्न इंडिया का अभी हम लोग पढ़ रहे थे इन सब के बारे में, मॉडर्नाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन, इंडिया बिकम अ कॉलोनी, किस तरह से इंडिया कॉलोनी बना। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके ऊपर सोर्स मटेरियल। हम मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत की पहचान कैसे करते हैं, क्या क्या इसके सोर्सेस हैं, क्या क्या मीडियम से जैसे हम समझ में आएगा कि मॉडर्न है। पहला क्या है, देखिए प्राइमरी सोर्सेस, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी सोर्सेस में जैसे बुक्स, आर्टिकल, न्यूज़पेपर्स, इसके माध्यम से हम समझेंगे
इसको जो हम पढ़ेंगे ये क्या है, प्राइमरी सोर्स है। सेकेंड है सेकेंडरी सोर्सेज, जिसमें क्या है, रिपोर्ट्स है, बुक्स है। इन सब को हम माध्यम से हम क्या करते हैं, मॉडर्न इंडिया के बारे में जानते हैं। इसके हेल्प से हम समझ में आता है कि यह क्या है, मॉडर्न इंडिया है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, लिटरेरी मटेरियल। लिटरेरी मटेरियल क्या है, लिखित, जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। थर्ड क्या है, सर्वे रिपोर्ट्स। इन सब के बारे में है जब हम देखेंगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि मॉडर्न इंडिया क्या है, क्योंकि इसमें वो सब मॉडर्न इंडिया के बारे में उसमें लिखित होते हैं। ये सब समझ में आया। सेकंड नेक्स्ट क्या है, अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स। अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्या है, जो एक्स्ट्रा में होते हैं, जैसे पर्सनल लेटर्स। किसी व्यक्ति, जैसे कोई राजा है तो राजा अपने व्यक्तिगत के बारे में ऑफिशियल से हटकर वो क्या होता है, लिखता है। जहाँ जहाँ जाता है अपने डायरी में लिखता है, ये दिन यहाँ हुआ, ये घटनाएं ऐसे घटी। तो ये आते हैं पर्सनल लेटर। जैसे हमारा भारत में जब अंग्रेज आए थे तो वे क्या किए थे, जब यहाँ पर आए थे अंग्रेज, तो अंग्रेजों ने जितने भी गवर्नर जनरल थे सभी लोग का अपना एक पर्सनल डायरीज था। हर एक दिन का रिकॉर्ड वे अपने डायरीज में लिखते थे। इस दिन ये घटना घटी, इस दिन ये चीज हुई थी। तो इसको हम मानते हैं पर्सनल लेटर्स। लेटर्स है, डायरीज है। न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट्स। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में क्या है, जैसे उस दिन जो रिपोर्ट्स बने थे, न्यूज़पेपर आए थे, ये घटनाएं घटी थी, मीडिया में आया था, तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है कि मॉडर्न इंडिया क्या है। इसके माध्यम से हमें हेल्प मिलता है, मॉडर्न इंडिया के बारे में जानकारी मिलती है। और क्या है, ओरल सोर्सेज। ओरल सोर्सेज में क्या है, लिखित प्रमाण नहीं, मौखिक। जैसे हमारे ग्रैंडफादर ने, दादा ने ये नॉलेज हमें दिया, पेरेंट्स को, माता पिता को, पेरेंट्स ने हमें दिया, हम अपने बच्चों को देंगे। तो ये क्या है, जो ओरली ट्रांसफर चला जा रहा है। हमें ज़्यादातर थे कि अंग्रेज ऐसे थे, अंग्रेजों ने ऐसा काम किया, वह नॉलेज पिताजी के पास के ट्रांसफर, फिर उनसे हमारे पास है, हमसे दूसरे के पास जाएगा। ये क्या है, ओरल सोर्सेस है, जिसके माध्यम से हम समझ में आएगा कि मॉडर्न इंडिया के बारे में जानकारियाँ मिलती है। अभी क्या है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अभी जो मेन पॉइंट रिपोर्ट आता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या होता है, हमारे भारत में जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो वे इतने चालाक थे कि वे हर एक चीज को, हर एक एग्रीमेंट को वे क्या करते, बड़े संभाल के रखते थे। जब एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में आ गया, पॉलिटिकल कंट्रोल उनके हाथ में आ गया, तब उन्होंने हर चीज को दस्तावेज बनाए, डॉक्यूमेंट्स बनाए कि हम क्या करेंगे, इसे बहुत सुरक्षित रखेंगे। जैसे देखिए क्या है, जैसे टू प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, सर्वे रिपोर्ट्स, एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि जब वे लोग संधियां करते थे, ट्रीटी, जैसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद मैंने बताया, इस सब संधियों के माध्यम से क्या करते हैं, वे सारे एग्रीमेंट को एक ऐसा, तो मैं बता रहा था ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में, जिसमें उन्होंने कोई चीज़ को, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए एक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बनाए, आर्काइव्स बनाए, म्यूजियम्स बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि वे चाहते थे कि हम अपने भारत में, मतलब कॉलोनी में क्या करेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करके रखेंगे, जिससे हमें फ्यूचर में क्या होगा, जब कभी ज़रूरत पड़ी तो उसे हम लोगों को दिखा सकें कि हमने ये चीज़ें किया है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, यह बनाया, जिससे उनको हेल्प मिलता था कि हम ये चीज़ मैंने किया है, यह क्या है, एक डॉक्यूमेंट उनका हो गया। इस तरह से हमारे भारत में ये सब चीज़ें उन्होंने बनाया। अभी आता है सर्वे। सर्वे क्या है, ब्रिटिश इतने चालाक थे कि वे जब 1600 ईस्वी से लेकर 1700 तक जब हमारे भारत में उन्होंने व्यापार किया, तो उनके माइंड में आया कि यार हम लोग कब तक अपने कंट्री से सामान लेकर आएंगे, सोना लेकर आएंगे। ऐसा करें कि 100 साल तक हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ की धन संपत्ति इतनी ज़्यादा है कि इसे हम लूट नहीं पाएंगे, व्यापार नहीं कर पाएंगे। ऐसा करना है, हमें इसे लूटना है और अपने देश से सामान लेकर नहीं आना, सोने चांदी लेकर नहीं आना।
तो उन्होंने सोचा कि भारत में क्या कराया जाए, सर्वे कराना चाहिए, क्योंकि सर्वे यदि कराएंगे तो सर्वे के माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान में कितना सारा संपत्ति है, कैसे इसे हम गुलाम बनाएं। क्योंकि गुलाम बनाने के लिए पहले हमें पर्टिकुलर कंट्री, किसी भी कंट्री के बारे में पूरी तरह जानकारी लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो हमारे भारत में सर्वे उन्होंने करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि देखिए वेजिटेशन